दोस्तों हमारे चैनल पर कुछ नए सब्सक्राइबर भी हैं या फिर कुछ नया काम अभी सीख रहे हैं, तो उनकी काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि सर किसी भी सर्किट बोर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और इसके कंपोनेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करेंगे ताकि उसके फॉल्ट को हम आसानी से कैसे ट्रैक कर सकें। ये सब मेरे पास हमेशा कमेंट्स आती रहती थी, तो इसी विषय पर मैंने फोकस करते हुए आज आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं किसी भी सर्किट बोर्ड को हम आसानी से कैसे समझ सकते हैं या उसके फॉल्ट को हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेकर एंड तक सारे कंपोनेंट्स का नाम भी बताऊंगा और उनको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा। बस आपने करना क्या है, इस वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है, पूरा वॉच करना है। साथ में एक लाइक अपनी तरफ से करना है। लाइक एम हमारा रहेगा 400 लाइक का। मुझे पता है आप लोग हमारे लिए इतना ज़रूर करेंगे। साथ ही इस वीडियो पे कमेंट करना है और इस वीडियो को शेयर आप कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और साथ में चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी सर्किट बोर्ड को समझने या पढ़ने के लिए हमें कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में हमेशा कुछ न कुछ एक न एक टिप्स देता रहता हूं और लगभग मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर चुका हूं। रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर, जो भी कंपोनेंट ज़्यादातर हमारे बेसिक यूज में आते हैं उन पर मैं सभी टॉपिक क्लियर कर चुका हूं। आप चाहे तो इस वीडियो के एंड पे देख सकते हैं, बहुत सारे मैं दे दूंगा यहाँ पर, आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कंपोनेंट का नाम भी बता दूंगा, उनको चेक करने का तरीका भी बता दूंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि वहाँ पर किस जगह पर हमारा फॉल्ट रहेगा, बहुत ही बारीकी से। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे। चलिए यहाँ पर देखिए, ये चार्जर का सर्किट है, ये 5 वोल्ट के चार्जर का सर्किट है और यहाँ पर ये है 12 वोल्ट के चार्जर का सर्किट। आप किसी भी सर्किट को ले लीजिए, यहाँ पर मैंने सिर्फ चार्जर का लिया हुआ है, आप किसी भी सर्किट को ले लीजिए। सभी सर्किट आईसी, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब मिलकर पीएफ वगैरह मिलकर, इंडक्टर मिलकर ही बने होते हैं। लेकिन सभी सर्किट के अपने अपने काम हैं। चार्जर सर्किट का काम चार्जर 12 वोल्ट या 5 वोल्ट आउटपुट करना होता है और किसी और सर्किट को लेंगे तो एम्पलीफाई करने का है। सभी अपने अपने काम के लिए सर्किट बोर्ड बने होते हैं, लेकिन इन्हीं कंपोनेंट से मिलके सभी सर्किट बोर्ड बने होते हैं। बस हमें समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं कोडिंग की बात करता हूँ। स्टार्ट मैं कोडिंग से करूँगा। कोडिंग से मेरा मतलब है किसी भी सर्किट बोर्ड में किसी भी कंपोनेंट के आगे एक कोडिंग लिखी होती है कि वो रेजिस्टेंस है, वो डायोड है, वो क्या है, ये सब लिखा होता है। इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर B+ B- जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी पॉजिटिव और बैटरी नेगेटिव का दिया गया है। बोले तो यहाँ से प्लस और माइनस हमारा आउटपुट होगा, 12 वोल्ट आउटपुट होगा। अब यहाँ पर जहाँ पर R लिखा होगा वो है रेजिस्टेंस का, और उसके नीचे रेजिस्टेंस के सिंबल वहाँ पर बनाए गए हैं। फिलहाल वहाँ पर जहाँ पर R लिखा हुआ है उसको आप समझिए ये रेजिस्टेंस है। ये है आपका ऑप्टो कपलर। तो ऑप्टो कपलर के बगल में आईसी लिखा होता है, ये भी आईसी का ही एक आपका कैटेगरी में आता है। और साथ में यहाँ पर देखिए सी लिखा हुआ है, ये पीला वाला आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर की कैटेगरी में आता है। अब कैपेसिटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, इसको मैं एंड स्क्रीन पे आपको दे दूंगा। कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, आप पोलर, नॉन पोलर और भी इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारे इनके भी बहुत सारे डिफरेंस इसमें भी हैं। बस इन चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी, इसको वीडियो को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर जहाँ पर डी लिखा हुआ है ये डायोड। अब ये एलईडी है, एलईडी भी डायोड के अंतर्गत आती है, ये लाइट इमिटिंग डायोड के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर ये है फ्यूज, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखा हो सकता है, आप इधर पर फ्यूज रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल फ्यूज भी यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका इंडक्टर, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल है, और इंडक्टर कॉइल के बारे में भी मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। और एक वीडियो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपलोड करी है, इंडक्टर कॉइल की पहचान हम कैसे करें, बहुत सारे इंडक्टर कॉइल के वहाँ पर मैंने बताए गए हैं, उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो ये है इंडक्टर कॉइल। यहाँ पर एक देखिए, ये यहाँ पर देखिए रबर का इसमें कवर चढ़ा हुआ है, अंदर देखेंगे तो आपको एक कॉइल सी नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक पूरे फील्ड में इसको इस तरह एक कॉइल को, तार को लपेटा जाता है। तो इस तरीके से इंडक्टर कॉइल, इसके भी मैंने वहाँ कार्य वगैरह बताया कि उसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बगल में सी लिखा रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है आर, ये आपका, ये जो है आपका ये वाला, ये है आपका कैपेसिटर। इसे हम पीएफ कहते हैं, सिंपल भाषा में आता है, कैपेसिटर के ही अंतर्गत है। ये कैपेसिटर की एक श्रेणी में आता है, तो इसको हम वैसे नॉर्मल अगर लैंग्वेज में कहें तो पीएफ इसको कहा जाता है। ये है आपका डायोड, और ये डायोड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ये आते हैं एसआर, एसएफ, एफआर डायोड।
तो सिंपल सी अगर भाषा में कहूँ तो ये डायोड ही है। ये डिटेल्स में जानने के लिए उसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पहचान बता रहा हूँ सभी कंपोनेंट्स की। तो ये है आपका ट्रांजिस्टर, ये वाला आपको दिखाऊं तो ये है ट्रांजिस्टर। ये देखिए 3 लेग है इसमें ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर भी अलग अलग टाइप के आते हैं, पीएनपी, एनपीएन, बड़े छोटे बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। तो उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। फिलहाल आपको यहाँ पर पहचान बता रहा हूँ। ये आपकी इंडक्टर कॉइल है, ये वाली, ये और ये सेम है, बस इसमें कवर चढ़ा हुआ है, इसमें नहीं चढ़ा हुआ है, बात एक ही है। तो इस तरीके से अगर इंडक्टर इसको हम कवर को उतारेंगे तो इस तरीके से इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको पता ही है, बेसिकली मैं जितने भी थे सब बता दिए। और काफ़ी सारे लोगों के मन में एक चीज़ और डाउट होगा, भाई ये C7, D4, D3, C2 ये क्या लिखा हुआ है, रजिस्टेंस के बगैर 6 क्यों लिखा है? ये नंबर नहीं होता, यहाँ पर इसकी जो सीरियल नंबर होता है वो लिखा रहता है। ये चौथे नंबर का रजिस्टर है, ये छठे नंबर का है। और ये जो हाँ एक चीज़ और है, जेनर डायोड। यहाँ पर जहाँ पर जेड लिखा रहेगा वहाँ पर जेनर डायोड रहेगी, जेड लिखा रहेगा वो है जेनर डायोड का सिंबल। और जो ये ट्रांजिस्टर है ना, ट्रांजिस्टर के जस्ट नीचे आपको क्यू लिखा मिलेगा, देखिए क्यू, ट्रांजिस्टर के बगल में क्यू और एक कॉइल के बगल में आपको एल। एल जो है कॉइल का जो है सिंबल है, और क्यू बोले तो आपका ट्रांजिस्टर। और एक चीज़ हो रहा है, हाँ ये है आईसी जहाँ पर रहेगी वहाँ पर आईसी लिखा रहेगा सिंपल। तो ये सब मैंने आपको बेसिकली बता दिया। और ट्रांसफार्मर के पास में आपको TRF लिखा हुआ मिलेगा, देखिए TRF ट्रांसफार्मर। तो इस तरीके से आप कंपोनेंट की पहचान कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा भी है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे। तो R5, R6 ये क्या होता है, नंबर कितने नंबर का है, चौथे, पाँचवें, छठे, ये सब लिखा रहेगा। ये रजिस्टर 3 नंबर का है और 2 नंबर का है। तो ऐसे ही करके इनको पहचान सकते हैं आप। ये तो होगी पहचानने वाली बात। एक सवाल बहुत लोगों ने मेरे से कुछ दिनों पहले पूछा था कि किसी भी चार्जर की किट में इनपुट और आउटपुट का कैसे पता करें। चार्जर ही नहीं, किसी भी आप सर्किट बोर्ड को उठाते हैं तो उसमें इनपुट और आउटपुट का कैसे पता करें अगर उसमें आपका वायर वगैरह नहीं लगी है। ये सिंपल चार्जर है, अब इसमें वायरिंग वगैरह कुछ नहीं है। अब इनपुट और आउटपुट हम कैसे पता करें, ये भी बहुत लोगों ने पूछा था, चलिए आपको लगे हाथ बता भी देता हूँ। इनपुट, सबसे पहले हम इनपुट को पकड़ेंगे। जो यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, बेसिकली कैपेसिटर बहुत सारे होते हैं। अगर जहाँ पर 400 वोल्ट का कैपेसिटर, मतलब 300-400 वोल्ट का जहाँ पर कैपेसिटर लगा हो, बेसिकली 400 ही, 450, 400 देखने को मिलता है। जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वोल्टेज का कैपेसिटर देखने को मिलता है वो हमारी इनपुट लाइन होती है। वहाँ से हम फेज और न्यूट्रल इनपुट करते हैं। सीधे कैपेसिटर पे नहीं देना है, कैपेसिटर से पहले रेक्टिफायर होगा उस पर देना है। रेक्टिफायर नहीं भी होगा तो एक डायोड, सिंपली एक डायोड आपको दिखेगा। तो यहाँ पर डायोड के आप एक सिरे में देखिए, काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा किस सिरे में देना है, तो बता देता हूँ। तो ये डायोड आप देख रहे हैं, डायोड के यहाँ पर हमने एक तो हमने लाइव वायर दे देनी है डायोड के यहाँ पर, और न्यूट्रल डायोड पे दे दीजिए, और लाइव वायर आप इस फ्यूज पे दे दीजिए, यहाँ से फ्यूज पे। तो ये जो फ्यूज है यहाँ पर आप देंगे तो ये फ्यूज होते हुए इस पे चला जाएगा एक वायर, और दूसरे डायोड से आप AC से DC बना के इस कैपेसिटर को दे देगा। बाकी ये कैपेसिटर से आप जहाँ जहाँ लाइन डिवाइड होनी है वो अपने हिसाब से हो जाएगी। ये तो इनपुट हो गया, किस कैपेसिटर के पास से हम इनपुट ले सकते हैं बता दिया। अब आउटपुट लेने के लिए आपको सिंपल से एक चीज़ देखनी है, वो कितने वोल्ट का आपका चार्जर है। बेसिकली अगर आपका 5 वोल्ट का चार्जर होगा तो उसके आउटपुट में आपको नॉर्मली 10 या 16 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर मिल जाएगा, जैसे कि इसमें दिया रहता है 16 वोल्ट का। अब इसमें कैसे दिखाऊं आपको, चलिए मैंने बता दिया उसे 16 वोल्ट का है। तो 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, तो समझ लीजिए वहीं से हमने आउटपुट लेना है। बस आउटपुट लेने के लिए वहाँ पर कुछ भी रेक्टिफायर कुछ नहीं मिलेगा, सीधे आप कैपेसिटर के प्लस में प्लस और माइनस में माइनस जोड़ के वहीं से डायरेक्ट उठा सकते हैं वायर आउटपुट की। तो ऐसे करके आप आउटपुट इनपुट का पता कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स को चेक कैसे करें, उसकी सॉर्टिंग चेक कैसे करें। देखिए अगर आप मेरी और वीडियो भी देखते तो और भी उससे आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कंपोनेंट को चेक करने की बात आती है। हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। देखिए ये सबसे बड़ा कैपेसिटर कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर ये है 400 वोल्ट का। दोनों देखिए आपको 2 कैपेसिटर भी देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक कैपेसिटर होगा, 2 कैपेसिटर भी किसी में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, 400 या 450 वोल्ट के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर रेक्टिफायर है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले किसी भी सर्किट बोर्ड में जब फॉल्ट हम चेक करते हैं तो उसके फ्यूज को चेक किया जाता है। फ्यूज को चेक किया जाता है, और फ्यूज उड़ने के भी बहुत सारे कारण होते हैं।
फुल शॉर्टिंग, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, 1 मिनट, उस चीज़ को आप समझिएगा, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि जल्दबाजी ठीक नहीं है। सीखने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कभी भी आप शॉर्टिंग चेक करते हैं किसी भी चार्जर या फिर किसी भी सर्किट बोर्ड पे, तो सबसे पहला अगर फ्यूज उड़ा हुआ है, अगर फ्यूज उसका उड़ा हुआ है तो फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? कभी कभी फ्यूज वैसे भी उड़ जाता है किसी और कारण से, और कभी कभी ज़्यादातर फ्यूज जो उड़ता है वो उड़ता है शॉर्टिंग की वजह से। शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग कब होती है? फुल शॉर्टिंग कब होती है? जब जो चीज़ पैरेलल पे लगी होती है। इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए, ये मूल मंत्र है, ये गुरु मंत्र आप समझ के रखिए। ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, अगर किसी ने बताया तो बताइए, कमेंट करके ज़रूर आप अपना सुझाव दीजिएगा इस वीडियो के। और इस वीडियो को अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना, लाइक आप कर सकते हैं। और फुल शॉर्टिंग, इस चीज़ को आप नोट भी कर लीजिए। कभी भी सर्किट बोर्ड में अगर आपको फुल शॉर्टिंग या फिर हाफ शॉर्टिंग लग रही है तो आपने उन कंपोनेंट्स को पकड़ना है जो पैरेलल पे लगे होते हैं। ठीक है, जो पैरेलल पे लगे होते हैं। किसी भी सर्किट बोर्ड में 2 सेक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इसको कैसे पहचानें, इसको मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ, फिर मैं पहले स्टेप पर चलूँगा। प्राइमरी और सेकेंडरी, ट्रांसफॉर्मर से पहले की जो आपको सप्लाई दिख रही है वो है हमारी प्राइमरी, ट्रांसफॉर्मर के बाद की सेकेंडरी। ये पूरा आपको ऐसी वैसी, ये पूरा आपको AC 220 वोल्ट से आपको ट्रांसफॉर्मर तक आपको कुछ वोल्ट बना के देगा। फिर ट्रांसफॉर्मर उसको प्योर DC आउटपुट, जैसे 12 वोल्ट होना है तो 12 वोल्ट बना के सारे कंपोनेंट्स मिलके उसको 12 वोल्ट बना के देंगे। जो प्राइमरी सेक्शन होता है ट्रांसफॉर्मर के पहले का होता है, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के बाद का होता है। यहाँ पर देखिए हर चार्जर का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर चार्जर का अपना एक मॉडल होता है, और हर चार्जर का अपना एक डायग्राम होता है। आपको हर चार्जर में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन मिलेंगे, भले उसमें ऐसे करके एक मार्क ना दिया हो। यहाँ पर एक ये देखिए, ये मार्क दिया है, इधर को प्राइमरी इधर को सेकेंडरी, भले इसमें मार्क ना दिया हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मर के बाद का सेकेंडरी वहाँ पर कहलाता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर उसको स्टेप डाउन करके हमें देता है जितना हमें चाहिए होता है। बाकी ये जो ट्रांसफॉर्मर के बाद जो कंपोनेंट्स वगैरह लगे रहते हैं वो उसको प्योर करके आउटपुट देते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता रहा था एक चीज़, कभी भी सर्किट बोर्ड में हाफ शॉर्टिंग या फिर फुल शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग कम देखने को मिलती है, कभी भी सर्किट बोर्ड में आपको फुल शॉर्टिंग देखने को मिलती है। फ्यूज़ लगाते ही, फ्यूज़ उड़ा है, हमने लगाया, फिर से उड़ गया। आप सीरीज में हमेशा इसको सीरीज में ही चेक कीजिएगा। कभी भी फ्यूज़ वगैरह बर्न होता है, दोबारा लगाते हैं तो आपका फ्यूज़ फिर से उड़ गया, लगाया फिर से उड़ गया, इसका मतलब आगे फुल शॉर्टिंग है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि फुल शॉर्टिंग कब होती है। पैरेलल पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं उनको हमने चेक करना है। पैरेलल पे क्या क्या लगा होता है ये चीज़ हमने समझना है। पैरेलल पे क्या लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, IC लगी होती है। प्राइमरी सेक्शन का ही चेक करना है। फुल शॉर्टिंग प्राइमरी सेक्शन से ही हमारी सॉल्व हो जाती है, सेकेंडरी सेक्शन से शॉर्टिंग का कोई मतलब नहीं होता, प्राइमरी सेक्शन से ही होता है। पैरेलल पे क्या लगता है, कैपेसिटर, PF, ये वाला कैपेसिटर, ये जो ये है ये वाला कैपेसिटर, ये PF, इसको भी कैपेसिटर कहूँगा, आप PF इसको मान लीजिए, क्योंकि इसको PF ही कहते हैं, कैपेसिटर की ही एक श्रेणी में ये आता है। तो कैपेसिटर PF, ये वाला पीला वाला कैपेसिटर, ये IC है, और डायोड के शॉर्ट होने पर भी फुल शॉर्टिंग आएगी। अब यहाँ पर ये इतने से ही कंपोनेंट से हमारी फुल शॉर्टिंग आसानी से निकल जाती है। बाकी जो रेजिस्टेंस होता है ये सीरीज़ में लगे होते हैं, और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे होते हैं। इंडक्टर कॉइल, ये वाली इंडक्टर कॉइल ये सीरीज़ में लगी रहती है। और कभी कभी ऑप्टो कपलर के ख़राब होने से भी आपको फुल शॉर्टिंग मिल सकती है। ऑप्टो कपलर बहुत ही कम कंडीशन में ख़राब होता है, और ये IC भी बहुत ही कम कंडीशन में ख़राब होती है। कब देखिए, IC से पहले ही बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो IC को सिक्योर कर देते हैं। हाँ, अगर IC ओवरहीट हो गई या कोई और कारण हो गया तो IC भी ख़राब हो जाती है। आप ये मत मान के चलिए कि IC ख़राब नहीं है, IC भी ख़राब हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा डायोड को चेक करने का। सबसे पहले हमारा स्टेप रहेगा फ्यूज को। डायोड से पहले फ्यूज ही आता है, तो फ्यूज को ही हमने चेक करना पड़ेगा। देखिए, और सारे कंपोनेंट्स हमारे कंटिन्यूटी पे चेक होंगे। ये सबसे मेन पार्ट होता है हमारा मल्टीमीटर का, जहाँ पे सारे कंपोनेंट्स चेक होते हैं। लगभग
90% कंपोनेंट इसी जगह पे चेक होते हैं। बाकी रेजिस्टेंस वगैरह आप इस सेक्शन में चेक कर सकते, जो हाई लेवल जो किलो ओम से या फिर मेगा ओम से वगैरह में जाएंगे ऊपर चेक होंगे। फिलहाल सारे के सारे यहीं चेक हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। फ्यूज ओके है। फ्यूज इस तरीके का भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, सिंपल सा खुरदुरा रेजिस्टेंस भी हो सकता है फ्यूज के तौर पे, जो आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। चलिए, इस तरीके का रेजिस्टेंस आता है। कलर कोई सा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हरा कलर का ही हो। तो देखिए ये पूरी तरीके से खराब है, कोई भी यहाँ पर वैल्यू शो नहीं कर रहा है। एक और उठाता हूँ, देखता हूँ मैं, अभी मेरे पास है नहीं, तो कुछ ना कुछ वैल्यू रेजिस्टेंस शो करेगा। जितने भी वैल्यू का आगे आपको मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस को कैसे चेक किया जाता है। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी फ्यूज हमने चेक कर लिया, बिल्कुल ओके है। फिर हमने डायोड्स को चेक करनी है। देखिए डायोड एक तरफ से आपको कुछ वैल्यू देगा, एक तरफ से कुछ भी वैल्यू नहीं देगा। कोई भी डायोड अगर शॉर्टिंग बताता है तो उसको निकाल के ज़रूर चेक कीजिएगा। सर्किट बोर्ड में शॉर्टिंग चेक करने से, अगर सर्किट बोर्ड में आपको शॉर्टिंग लगती है कहीं पे भी, उस कंपोनेंट्स को आपने निकाल के चेक कर लेना है। अब देखिए, अब फ्यूज तो ओके है। अब यहाँ पर डायोड को चेक कर लेंगे। देखिए ठीक है, एक तरफ से वैल्यू शो नहीं कर रहा और एक तरफ से वैल्यू शो करेगा, बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, बिल्कुल ओके है। बस डायोड बीप नहीं मारना चाहिए। अगर बीप मारता है तो उसको सर्किट से निकाल के बाहर चेक कीजिएगा। हो सकता है किसी और शॉर्टिंग की वजह से भी डायोड बीप मार रहा हो। तो किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने शॉर्टिंग पकड़ ली है तो उसको निकाल के जरूर चेक कीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा कि उसी पे शॉर्टिंग है, किसी और पे। तो डायोड बीप नहीं मारना चाहिए, वैल्यू शो कर सकता है। एक तरफ से वैल्यू शो करेगा, एक तरफ से कुछ भी वैल्यू शो नहीं करेगा। देखिए यहाँ से वैल्यू शो करेगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा। और कमेंट जरूर करना यार, और लाइक भी जरूर करना। ये देखिए डायोड कोई भी वैल्यू शो एक तरफ से नहीं कर रहा, बिल्कुल ओके है। बस डायोड फुल बीप नहीं देना चाहिए, फुल शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से डायोड पे एक तरफ से वैल्यू शो कर सकता है। ये हो गया हमारा डायोड और फ्यूज चेक, ठीक है। अब इस कैपेसिटर को इसके बाद आता है ये कैपेसिटर आते हैं, ये दोनों कैपेसिटर आते हैं। सीरियल वाइज चलूँगा। तो उससे पहले इंडक्टर कॉइल चेक करेंगे। इंडक्टर कॉइल अगर ओके है, क्योंकि इंडक्टर कॉइल वही लगती है सीरीज में, तो सीरीज में लगती है तो इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू शो होना चाहिए। देखिए बिल्कुल ओके है। इंडक्टर कॉइल अगर ख़राब होती है तो कोई भी बीप या फिर कोई भी कंटिन्यूटी यहाँ पर नहीं देगी। आप हर चीज़ को नोट करके रखिएगा। देखिए इंडक्टर कॉइल बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से हम कैपेसिटर पे चलेंगे। ये दोनों कैपेसिटर हैं, ये दोनों कैपेसिटर, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए अब कैपेसिटर में भी हमें फुल शॉर्टिंग या फिर कोई भी बीप नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ वैल्यू शो होके डाउन हो सकती है, कुछ वैल्यू आपको शो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये आपका डायोड की वजह से होता है। तो इसमें कैपेसिटर को आप कोई भी ख़राब मत मानिएगा, कैपेसिटर को निकाल के ज़रूर चेक कीजिएगा। जैसे कि एक कैपेसिटर को आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, यहाँ पर बाहर से मैं चेक करके दिखाता हूँ। कोई भी वैल्यू एक तरफ से शो नहीं कर रहा है, एक तरफ से हो सकता है शो करे, लेकिन काफ़ी सारी कंडीशन में कैपेसिटर वैल्यू शो नहीं करता, थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। देखिए अब इसको मैं लगाता हूँ। कैपेसिटर को एक तरीके से ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप, कैपेसिटर ख़राब है या फिर बिल्कुल ओके है। शॉर्टिंग होगा तो बीप मार देगा, अगर कैपेसिटर पूरी तरीके से ख़राब होगा तो बीप मारेगा उधर, या फिर फुल्ली शॉर्ट वहाँ पर शो करेगा। अगर ओके है तो यहाँ पर कुछ देर मैंने ऐसे रख लिया, उसके बाद डायरेक्ट मैं इसकी प्रो को 20 में ले जाऊंगा और कैपेसिटर को मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं चेक करूँगा। कैपेसिटर चार्ज हो चुका है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें शो करेगा। देखिए कितनी वैल्यू शो कर रहा है, खुद पता चल जाए हमें कितने वोल्ट वहाँ पर शो कर रहा है। 1.5 वोल्ट घटते रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर ये चार्ज हो रहा है तो कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा। इस तरीके से आप कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ओके है या फिर सही है या फिर ख़राब है, ठीक है। ये तरीका आपको बता दिया। वैसे हमने दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर चेक करना है, बिल्कुल वैसे ही कुछ वैल्यू, 1 मिनट, कैपेसिटर कुछ वैल्यू शो कर सकता है वो डायोड की वजह से। अगर आपको लगता है कैपेसिटर फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है फिर बीप मार रहा है, तो फिर आप कैपेसिटर को बाहर निकाल के चेक कीजिएगा। किसी भी कंपोनेंट को अगर फुल्ली शॉर्ट वहाँ पर शो करता है तो बाहर निकाल के उसे चेक ज़रूर करना है। इससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि वो कंपोनेंट बिल्कुल सही है या फिर ख़राब है। वो कंपोनेंट पैरेलल पे लगता है तो उसको कभी भी फुल शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। अगर सीरीज में लगता है तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ शो करेगा। देखिए कैपेसिटर चेक हो गया, डायोड चेक होगी, इंडक्टर कॉइल चेक होगी। अब आगे चलते हैं। ये कैपेसिटर भी देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। देखिए इसमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए थी। अब इसमें शॉर्टिंग आने का मतलब है आगे कहीं दिक्कत है। देखिए शॉर्टिंग आ रही है, तो अब हम कंफर्म करेंगे कि ये कैपेसिटर ही ख़राब है या फिर कोई और चीज़ ख़राब है। इसके लिए इस कैपेसिटर को हमने बाहर निकालना होगा।
तभी पता चल पाएगा कि ये कैपेसिटर ख़राब है या फिर सर्किट में कोई और चीज़ ख़राब है। चलिए, इस कैपेसिटर को मैंने बाहर निकाल दिया है। अब इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, अगर ख़राब होगा तो फुल्ली शॉर्ट करेगा, नहीं होगा तो फिर सर्किट बोर्ड में कोई और शॉर्टिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी अपन को। तो यहाँ पर देखिए कैपेसिटर को आप चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर हमारा बिल्कुल ओके है। और इस पर देखते हैं, देखिए ये शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब आगे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अभी पता चलेगा किस जगह पे शॉर्टिंग है। आपको पहले बता के रखा हुआ है मैंने, जो चीज़ पैरेलल पे लगती है उस पर शॉर्टिंग चेक कीजिए, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर वो सारे के सारे कंपोनेंट ओके हैं तो समझ लीजिए लास्ट स्टेप हमारा आईसी का रहता है। सारे कंपोनेंट प्राइमरी सेक्शन के ओके हैं तो फिर आईसी को उठा के आप नई वाली आईसी डाल दीजिए, इसी नंबर की डाल दीजिए, इसी शेप पे डाल दीजिए। अगर ऐसी आईसी नहीं मिलती है तो आप नया चार्जर खरीद लीजिए, लेकिन कभी भी एक्सपेरिमेंट के लिए आप ऐसे ही दिखने वाली आईसी को मत डालिएगा, ठीक है। हर आईसी का अपना अपना एक नंबर होता है। अब ये हो गया। अभी आईसी चेक नहीं होती है, इसको सिर्फ हम निकाल के दूसरी डाल सकते हैं, बस। सारे कंपोनेंट हमारे कंफर्म हो गए, ओके हैं, तो इस आईसी को निकालना है। फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं है कि आईसी ही ख़राब है, और हम लगातार इस सभी चीज़ों को अब चेक करेंगे। ये रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू का है दिख रहा है, 564 ओम्स का, ठीक है। यहाँ पर ओम्स है, बाकी यहाँ तक 2000 ओम्स की रेंज है। ये 20 किलो ओम और ये 200 किलो ओम तक, ये 2000 किलो ओम तक, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा है 500 600 ऊपर बढ़ रहा है। हो सकता है कैपेसिटर की वजह से चार्ज हो रखा है ना, कैपेसिटर की वजह से भी ये वैल्यू ऊपर डाउन कर रहा है। चलिए एक बार उल्टा करके देखें, लेकिन जो भी है रेजिस्टेंस हमारा बिल्कुल ओके है, ठीक है। ये कैपेसिटर की वजह से, रुको इसको थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। एक तरफ से वैल्यू शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है। ये कितने किलो ओम्स का है आपको पता ही होगा। कितने किलो ओम्स है नहीं पता है तो ये देखिए 200 किलो ओम्स में इसको रखा हुआ है। अभी कितने किलो ओम्स शो कर रहा है, 98.9 मतलब 99 किलो ओम्स का है। सो मतलब 100K का मान के चलिए, ठीक है। तो ये 100K का आपका रेजिस्टेंस है। वैसे दिखा तो 98 रहा है, मल्टीमीटर में भी थोड़ा सा कमी हो सकती है, इस वजह से तो अब थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। तो रेजिस्टेंस हमारी ओके है। अब ये पीएफ है, देखिए इस पीएफ को हम वैसे चेक करेंगे, क्योंकि पीएफ अगर ख़राब होती है तो शॉर्टिंग देगी, क्योंकि पीएफ बोले तो कैपेसिटर, ये सब पैरेलल पे लगते हैं। पैरेलल पे लगने वाली चीज़ें कभी शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो देखिए ये रेजिस्टेंस की वजह से ही हमारा शो कर रहा है वैल्यू। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, इसमें चेक करना अपन ने, तो यहाँ पे पीएफ शॉर्टिंग नहीं आ रही है। कुछ वैल्यू शो कर सकता है वो रेजिस्टेंस या फिर डायोड की वजह से, शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। पीएफ भी हमारा ओके है। अब यहाँ पर ये छोटा सा एक आप देख रहे हैं डायोड अंदर पे, इसको भी चेक करते हैं तो डायोड भी ओके है, कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पर डायोड नहीं दे रहा है। तो शॉर्टिंग सिर्फ हमारी इस कैपेसिटर के यहाँ पर पिंस पे आ रही थी। कैपेसिटर तो बिल्कुल ओके था, अब यहाँ पर क्यों शॉर्टिंग आ रही है अभी आगे देखेंगे। फिलहाल ये 2 रेजिस्टेंस बची है हमारी और ये भी एक डायोड बची हुई है, इनको हम कंफर्म कर लेंगे। फिर इसको हम चेक करेंगे ऑप्टो कपलर को। ऑप्टो कपलर को एलडीआर बनाने की भी वीडियो मैंने बनाई थी, उसको भी आप देख सकते हैं, इंडेक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। ये डायोड शॉर्टिंग बता रहा है, ये डायोड हमारा शॉर्टिंग बता रहा है। अब इस डायोड को पहले मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई डायोड शॉर्टिंग बता रहा है या डायोड शॉर्ट नहीं हो तो हो सकता है कोई और चीज़ भी शॉर्ट हो। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैं डायोड को बाहर निकाल लेता हूँ। ये डायोड मैंने बाहर निकाल ली है। अब इसको चेक करेंगे, डायोड ओके है। इस जगह पे शॉर्टिंग आ रही है, इस जगह पे शॉर्टिंग आ रही है। तो डायोड के दोनों हम सिरों में एक बार लगाते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये शॉर्ट बता रहा है। अभी आसानी से इसकी शॉर्टिंग को हम पकड़ेंगे। मुझे पता है किस जगह पे शॉर्टिंग है, फिर भी आपको समझाना ज़रूरी है। अगर समझाया नहीं तो फिर बात ही क्या रहेगी, ठीक है। हमने डायोड को भी चेक कर लिया, डायोड भी ओके है। अब जो है इन दोनों रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। शॉर्टिंग में रेजिस्टेंस को चेक नहीं किया जाता क्योंकि ये तो सीरीज़ में लगे रहते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट बता रही है क्योंकि ये रेजिस्टेंस हमारी इस जगह पे डायोड के साथ लगी हुई है, तो ये शॉर्ट बताएगी। अब इसको निकाल के हम लोग चेक करेंगे, इसको निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। अगर नहीं भी निकालते हैं, इसकी एक लेग आप उठा लीजिए, फिर आप इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। इसकी एक लेग हमने उठा ली है रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब चेक करते हैं रेजिस्टेंस को।
1 मिनट। अब रेजिस्टेंस को चेक करते हैं तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मतलब इसका मतलब हमारे 14 ओम्स की है। कोई बात नहीं, ये बीप मारे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 14 ओम्स की रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, 20 में सेट करके चेक करें। ये हमारी 9 किलो ओम की के पे है ना, तो ये है 9 किलो ओम की, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस हमारी ओके हैं, डायोड ओके है, और ये यहाँ पर ये निकाला था ये भी ओके है। और ख़राबी है कहाँ पर, सारे कंपोनेंट्स हमने चेक कर लिए प्राइमरी सेक्शन के। एक बार हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ऑप्टो कपलर को, ठीक है। ऑप्टो कपलर को भी चेक कर लेते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से। अगर नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको फिर कहूँगा पैरेलल पे जो चीज़ लगी है उनको चेक कर लें, अगर फुल शॉर्टिंग आ रही है तो। अगर नहीं है फुल शॉर्टिंग, मतलब सारे के सारे कंपोनेंट हमारे पैरेलल के ओके निकलते हैं, तो सीधे आईसी पे काम करना है हमने। आईसी को उठा के हमने अलग कर लेना है। उसके बाद गारंटी देता हूँ कोई भी शॉर्टिंग नहीं आएगी। उससे पहले आपको ऑप्टो कपलर दिखा देता हूँ मैं, कोई भी ख़राबी नहीं है ऑप्टो कपलर पे, ठीक है, कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब शॉर्टिंग हमें किसी जगह पे मिली इस पॉइंट पे कैपेसिटर के, ठीक है। इस आईसी को निकाल के हम लोग अलग कर लेते हैं, ठीक है। अब इस आईसी को निकालने के लिए इसको मैं फंसा देता हूँ पीसीबी स्टैंड पे। इसको थोड़ा सा खुला खुला कर लेता हूँ ताकि काम बहुत आसानी से हो, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। आईसी की लेग ये हैं, 4 ये हैं, बाकी 4 ये हैं। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट लगा लेता हूँ। मैं आपके लिए काफ़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूँ कि कमेंट के रूप में और लाइक के रूप में अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई टाइम नहीं लगता फीडबैक देने में या फिर कमेंट मारने में या फिर लाइक करने में। अब देखिए यहाँ पर आईसी को निकालने का तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए सभी लेग में हमने पेस्ट लगा लिया, ठीक है। थोड़ा सा और जूम डाउन करके दिखाता हूँ। सभी लेग पे हमने पेस्ट लगा लिया। ये सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग विक ले लिया है, इसके जस्ट ऊपर रखेंगे और सारी की सारी लेग हमारी फ्री हो जाएंगी। देख लेना, बिल्कुल आसानी से फ्री हो जाएंगी। प्राइमरी सेक्शन के सारे कंपोनेंट चेक करने के बाद आपने सीधे आईसी पे चलना है, ठीक है। सारे कंपोनेंट ओके तो सीधे आईसी पे काम करिएगा, आईसी को बाहर निकाल दीजिए। उसके बाद शॉर्टिंग चेक कीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आपका कि आईसी ख़राब है या फिर कंपोनेंट। क्योंकि कंपोनेंट हमारे ओके तो आईसी का ही फॉल्ट निकल रहा है बाहर को। उससे पहले हम आईसी को निकालेंगे तभी हमारा कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल 80% हमारा कंफर्म हो चुका है कि आईसी का ही फॉल्ट है। फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं आपके लिए इतना मैं कर रहा हूँ। सारी की सारी लेग यहाँ पर फ्री हो गई है। चलिए अब आईसी को मैं यहाँ पर बाहर को निकाल लेता हूँ, ठीक है। आईसी बाहर निकल गई है, बिल्कुल ओके है। अब देखिएगा शॉर्टिंग कहाँ पे आ रही थी पहले हमारी, आपको दिखा देता हूँ मैं। शॉर्टिंग आ रही थी हमारी इस कैपेसिटर के पॉइंट में और इस डायोड के पॉइंट में, ठीक है। अब ये कंटिन्यूटी पे है, बिल्कुल आपने देख लिया होगा। अब चेक करूँ शॉर्टिंग आ रही है क्या? बिल्कुल नहीं आएगी शॉर्टिंग। क्यों? क्योंकि हमारी आईसी ख़राब है। अब यहाँ पर डायोड के पॉइंट में चेक करता हूँ, ये देखिएगा, देखिए अब शॉर्टिंग आ रही है, नहीं आ रही है, तो ख़राबी क्या है? आईसी पे ख़राब है। देखिएगा कितनी आसानी से हमने शॉर्टिंग आसानी से निकाल ली। कभी भी शॉर्टिंग चेक करने के लिए आपने सीरियल वाइज चलना होता है। सबसे पहले शॉर्टिंग आ रही है तो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स को आपने पकड़ लेना है, वो ओके हैं। आपको उनमें भी शॉर्टिंग आ रही है तो निकाल के बाहर करके चेक करना है। फिर भी शॉर्टिंग आ रही है तो सीधे आप आईसी पे चली जाइए। अगर आपके सर्किट बोर्ड में आईसी नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, ट्रांजिस्टर तो होगा ही ना। देखिए इसको हटाता हूँ, ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब ट्रांजिस्टर वाले पे अब देखिए, वीडियो मेरी थोड़ा सा लंबी होती है लेकिन सिखाने का तरीका बहुत ही डिफरेंट रहता है। अब इसमें बताता हूँ आपको इन सर्किट बोर्ड में। आपको और भी एक चीज़ और बताऊँ मैं, ऐसा ही हमारा डीटीएच के बोर्ड में भी होता है, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये ट्रांसफार्मर लगी पड़ी है, ये प्राइमरी सेक्शन है। बिल्कुल वही कंपोनेंट हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, वही कंपोनेंट हैं, बस ये डिफरेंस है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। ये कैपेसिटर है सी, कोडिंग तो आपको याद होगी ना, सी। बस ये कैपेसिटर के बहुत सारे टाइप होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। उस पर में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। बाकी सारे कंपोनेंट वही हैं। ये लाल कलर का देख रहे हैं, ये भी कैपेसिटर ही है, ये वाला ये कैपेसिटर है। तो बाकी इनकी पहचान, बाकी ये जितने भी पैरेलल पे हैं वो सारे चेक कर लें। अगर शॉर्टिंग आ रही है तो आप उनको चेंज कर दें। अगर शॉर्टिंग फिर भी ट्रेस नहीं हो रही तो आईसी पे आप आईसी को उठा के अलग कर लीजिए। मतलब
आपकी सॉर्टिंग 100% आईसी से ही आएगी। बाकी सारे कंपोनेंट ओके हैं तो आईसी को उठा के आपने अलग कर लेना है। आप सेकेंडरी सेक्शन में मत जाइए, बिल्कुल नहीं, ट्रांसफार्मर से इधर को आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। आपने प्राइमरी सेक्शन, सॉर्टिंग है प्राइमरी सेक्शन को उठा लीजिए। बाकी सॉर्टिंग नहीं है, डेड है, तो फिर आपका डेड है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। डेड में आप इन रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, रेजिस्टेंस कम ख़राब होती हैं ज़्यादातर। हाँ, ये जो इंडक्टर कॉइल है इसको आप चेक कर लीजिए, ये अलग अलग सेक्शन में आती है, मतलब लाइव और न्यूट्रल दोनों अलग अलग इंडक्टर कॉइल इसमें लगी है, बीच में इसका डिवाइड हो रखा है, तो इसको आप चेक कर लीजिए। ये तो आसानी से चेक हो जाती है इंडक्टर कॉइल, वही बीप मारेगी, कंटिन्यूटी देगी। ये देखिए, बाकी आपको मैंने बता दिया। बाकी वही कंपोनेंट है, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अलग टाइप है, आपको बता दिया था। बाकी ये समझ गए होंगे। फुल सॉर्टिंग आए तो इस आईसी को उठा लीजिए, सारे कंपोनेंट ओके हैं तो ठीक है, ये आपने समझ गए होंगे। यही हमारा सेकेंडरी सेक्शन में भी अगर फॉल्ट ऐसा आ रहा है तो उसको भी हमने चेक करना है। बाकी जिसमें आईसी नहीं होती है उनमें क्या चेक करें, काफ़ी सारे लोग ये भी तो कहेंगे और यार हमारी आईसी नहीं है फिर भी सॉर्टिंग कहाँ पे आ रही है, बता देता हूँ। बिल्कुल वही मेथड रहेगा, स्टार्टिंग से वही मेथड रहेगा। प्राइमरी सेक्शन ये हमारा बड़ा कैपेसिटर है ना, तो इस प्राइमरी सेक्शन हमारे सारे के सारे रजिस्टर हमने चेक कर लिए, डायोड चेक कर ली। सॉर्टिंग डायोड से भी आती है, ठीक है ना। डायोड भले ही आपकी सीरीज में लगी हो तो सॉर्टिंग उससे भी आती है। डायोड को ज़रूर चेक कीजिएगा। डायोड हमेशा कभी सीरीज में भी, रेक्टिफायर में तो वो एक पूरा उसका एक पूरा एक सीरीज बनता है। देखिए रेक्टिफायर में इस तरीके का सीरीज बनता है, 4 डायोड का एक पूरा। अगर रेक्टिफायर नहीं है तो एक डायोड भी आपको दिख रहा है तो उसको भी चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। सबको चेक कर लिया, रेजिस्टेंस चेक कर ली, तो आपने लास्ट स्टेप ये इस पे जाना है। किसी में 2 ट्रांजिस्टर मिल सकते हैं, किसी में 3 ट्रांजिस्टर, किसी में एक ही ट्रांजिस्टर मिला हो सकता है आपको। तो यहाँ पर जो है ये ट्रांजिस्टर जो है आप इसको बाहर निकाल के चेक कीजिए। ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। आप निकाल के कैसे चेक करेंगे, ठीक है, बता देता हूँ। मान लीजिए ये ट्रांजिस्टर मैंने उस बोर्ड से निकाल के बाहर कर लिया है, सारे कंपोनेंट चेक कर लिए, कहीं भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब ट्रांजिस्टर को निकाल के हमने चेक कर लेना है। और ज़्यादातर खराबी बता दूँ ट्रांजिस्टर में ही आती है, आईसी या फिर ट्रांजिस्टर में। आईसी वाले सर्किट बोर्ड में आईसी में, ट्रांजिस्टर वाले में ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर भी 2 टाइप के होते हैं, पीएनपी, एनपीएन, बेस कलेक्टर, एमीटर, इसमें 3 लेग होती हैं। अब इनके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर चेक करना आपको बता देता हूँ। ट्रांजिस्टर को इस सेक्शन में चेक किया, बहुत सरल यहाँ पर ये वाला सेक्शन है, इसमें भी चेक किया जाता है ट्रांजिस्टर को, लेकिन इसके बारे में बहुत ही हार्ड रहेगा। इस पर मैं अभी कुछ दिनों बाद वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। फिलहाल इस सेक्शन में आप चेक करना, आपको बता देता हूँ। बेसिकली ट्रांजिस्टर में 3 लेग होती हैं, ये तो सभी को पता है, 3 लेग वाले ही होते हैं ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर की तीनों लेग में आपस में शॉर्टिंग कहीं पर भी नहीं आनी चाहिए। उल्टा सुल्टा करके कैसे भी लगा लीजिए, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ उसे देख लीजिएगा। शॉर्टिंग किन्हीं 2 लेग में नहीं आनी चाहिए, चाहे भले इन 2 लेग हो, भले इन दोनों हो, भले इन दोनों है, किसी में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। किन्हीं 2 लेग्स पे अगर शॉर्टिंग आती है तो समझ लीजिए ट्रांजिस्टर आपका खराब है। हाँ, कुछ वैल्यू शो कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया था वैल्यू शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैल्यू शो कर नहीं कर रहा, हाँ इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर सकता है, हाँ। लेकिन शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए यार, किसी 2 लेग पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए आपस में, ऐसी वाली शॉर्टिंग, ठीक है। ये तो ओके ट्रांजिस्टर में सिर्फ आपको एक। अब ट्रांजिस्टर में क्या दिक्कत होती है, ऐसी भी होती है। देखिए काफ़ी बार मैं एक फॉल्ट मेरे को ऐसा भी मिला, ट्रांजिस्टर में शॉर्टिंग नहीं थी फिर भी हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब निकला, ऐसा भी होता है। देखिए ये चीज़ भी आपने ध्यान देनी है। सारे कंपोनेंट आपने चेक कर लिए, कोई भी शॉर्टिंग या फिर कोई भी फॉल्ट नहीं मिला तो उस वक्त आपने ट्रांजिस्टर या फिर आईसी को एक नई आईसी या फिर नया ट्रांजिस्टर डाल देना है। ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर, आईसी है तो आईसी नई डाल देनी है, आपका डेफिनेटली चल पड़ेगा सर्किट बोर्ड, ठीक है। ट्रांजिस्टर बहुत बार ट्रांजिस्टर में बीप भी नहीं आती है या फिर कंटिन्यूटी या फिर फुल्ली शॉर्ट नहीं दिखाता है ट्रांजिस्टर में, काफ़ी ऐसा भी देखने को मिलता है। तो उस स्थिति में आपने नया ट्रांजिस्टर डाल देना अगर आपको डाउट लग रहा है तो, ठीक है। बाकी आपको बता दिया ट्रांजिस्टर ख़राब होगा तो आपको फुल्ली शॉर्ट दिखा देगा। ये तो हो गया हमारा ट्रांजिस्टर का टेस्टिंग। अब यहाँ पर देखिए फुल्ली शॉर्ट एक कंपोनेंट से और दिखाता है, वो क्या होता है, जेनर डायोड। यहाँ पर जेनर डायोड, बहुत सारे जेनर डायोड के टाइप होते हैं, टाइप नहीं बल्कि जेनर डायोड अलग अलग जगह पे यूज होता है। कहीं पे एज ए सेंसर यूज होता है, सेंसर के तौर पे यूज हो जाता है, कहीं पर स्विचिंग के लिए, कहीं पर रेगुलेटर के लिए, कहीं पर प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए 2 जेनर लगी पड़ी हैं
और कभी कभी सर्किट बोर्ड में 2 ट्रांजिस्टर भी मिलते हैं, दोनों को आप चेक कीजिएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक ही को नहीं करना है, सारे के सारे करना है ट्रांसफार्मर से पहले के प्राइमरी सेक्शन के। और ये भी कैपेसिटर है ये वाला। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ सभी कंपोनेंट्स का। जनरल डायोड भी ऐसे ही चेक हो जैसे हमारी सिंपल डायोड चेक होती है ना, ये वाली देखिए, ये वाली डायोड चेक होती है ना, वैसे हमारी जेनर चेक होती है। एक साइड से वैल्यू देगा और एक साइड से वैल्यू नहीं देगा, और जेनर ख़राब है तो फुल्ली शॉर्ट मारेगा ऐसे करके, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे इसको चिपका रहा हूँ, लेकिन जेनर खराब होगा तो ऐसे शॉर्ट देगा। तो जेनर ओके है तो यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। वैसे इस जेनर को देख लेना है, 4148 नंबर की भी यहाँ पे जेनर लगी पड़ी है, स्विचिंग के लिए यूज होगी। तो वहाँ पर काफ़ी लोग इसे जेनर नहीं मानते, लेकिन जेनर की श्रेणी में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी हमने चेक कर लेना है। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे जेनर की श्रेणी में नहीं आता है। अब ये देखिए यहाँ पर इसमें जेड लिखा हुआ है, देखिए जो कोडिंग है ये देखिएगा, यहाँ पर कोडिंग जेड से यहाँ पर डिफाइन की गई है। 4148 नंबर का जेनर है तो उसकी कोडिंग यहाँ पर जेड करके दिखाई गई है, देखिएगा। काफ़ी सारे लोग आधा आधा ज्ञान लेते हैं, उसके बाद होशियार बनते हैं और कमेंट कर देते हैं भाई ये जेनर नहीं है वगैरह वगैरह फलान फलान जो भी है, ठीक है। हम लोग वीडियो बनाने से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, क्योंकि हम जब नॉलेज बांटते हैं तो उस वक्त पता नहीं कितने लोग हमारी वीडियो देखेंगे, लाखों करोड़ों अरबों जितने भी हैं देखेंगे। तो हमारा जो नॉलेज है किसी तक गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए कोई भी वीडियो हम सोच समझ के बनाते हैं। हाँ गलती होती है तो आप लोगों का जो है सपोर्ट मिल जाता है, कमेंट सेक्शन है, आप लोग बताइए, उस टाइम पे मैं उस गलती को कमेंट में पिन कर देता हूँ कि ये गलती होगी भाई, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि यार कमेंट कर लिया करो, जरूरी नहीं कि गलती हमसे नहीं हो, गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करके ही वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जेनर है तो इसको भी ऐसे हम 1 मिनट मल्टीमीटर भी दिखना चाहिए, तो इसको भी हम ऐसे ही चेक करेंगे। एक तरफ से एक तरफ से वैल्यू शो करेगा, एक तरफ से नहीं करेगा। ख़राब है तो भाई शॉर्टिंग मारेगा ही मारेगा। कुछ दिनों पहले मैंने जेनर की एक वीडियो बनाई थी, उसको आप देख सकते हैं, उसको भी मैं एंड स्क्रीन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। ऐसे शॉर्टिंग मारेगा जो जेनर ख़राब होएगा। ये ओके है तो यहाँ पर बिल्कुल कोई भी शॉर्टिंग नहीं दे रहा है। ये सब चेक हो गया, ट्रांजिस्टर भी आपने चेक कर लिया। किसी भी आपको कंपोनेंट में डाउट होता है कि भाई ये ख़राब है या फिर नहीं है, भाई सर्किट बोर्ड में लगे कोई कंपोनेंट चेक नहीं हो सकता अगर शॉर्टिंग आ रही है तो। देखा वहाँ पे डायोड हमारा शॉर्ट बता रहा था, लेकिन निकालने के बाद डायोड में शॉर्टिंग नहीं निकली। इसलिए कहता हूँ कंफर्म करने के लिए उस कंपोनेंट को आप बाहर निकाल के चेक कीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान देना है। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, ट्रांसफार्मर भी चेक करने का। ट्रांसफार्मर ना के बराबर ख़राब होते हैं, फिर भी आपको चेक करना बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर में देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी इसमें बाइंडिंग रहती है, और ट्रांसफार्मर के आउटपुट और इनपुट आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं रहते हैं। बिल्कुल एक जो है कि इस तरीके से आपस में एक दूसरे से के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं और उस अपनी वेव्स को ट्रांसफ़र करते हैं। वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी समझाने के लिए एक मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मैं टेस्टिंग कैसे करूँगा ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर ये बीच में ट्रांसफार्मर के, ठीक है, ये इसको हाफ पार्ट समझ लीजिए। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो यहाँ पर ये दोनों में आपस में देखिए कुछ ना कुछ वैल्यू शो करेगा, सॉरी या तो इन दोनों में करेगा या तो हाँ इन दोनों में कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब या तो फिर इन दोनों में करेगा, देखिए ये दोनों और ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और इन दोनों में आपस में आउटपुट में जो निकले हैं ना, इस पर भी आपको शॉर्टिंग दिखाएगा। शॉर्टिंग नहीं दिखाएगा, असल में ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है ऐसी होती है, आपस में जो है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके दूसरे वाले बाइंडिंग को वो अपनी जो वेव ट्रांसफ़र करता है या करंट ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। कुछ ऐसा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर रहता है, मैं आपको एक बार बता भी दूं ताकि आप लोगों के मन का डाउट भी क्लियर हो जाए। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा अच्छा ना हो, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके ये मत कहिए भाई ये डायग्राम गलत है, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, किसी में आउटपुट 5-6 भी निकले रहते हैं, किसी में आउटपुट सिर्फ सिंपल एक डेमो के लिए बता रहा हूँ। ये लाइव वायर, ये है न्यूट्रल वायर। यहाँ से 220 वोल्ट इनपुट, मान लीजिए 220 वोल्ट इनपुट हुआ यहाँ से, ठीक है। और ये लाइव न्यूट्रल, और ये आपस में जुड़े नहीं रहते एक दूसरे से, ठीक है। मैंने आपको बताया था जैसे कि ट्रांसफार्मर में आपस में इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वेव क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपस में यहाँ पर देखिए ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव घूम के न्यूट्रल पे आ गई है। ये नहीं कि यार ये शॉर्टिंग दिखाएगा तो ख़राब है, ऐसा नहीं है। यहाँ से हमारा लाइव और न्यूट्रल गई, और यहाँ पर एक बाइंडिंग रहती है कॉइल की, ठीक है। कॉइल की बाइंडिंग रहती है, वो आपस में
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और अपना जो है वेव इसको ट्रांसफ़र करती है सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो यहाँ से हमारी लाइव और न्यूट्रल वैसे ही निकल जाती है। ट्रांसफार्मर के भी अलग अलग टाइप रहते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो 220 वोल्ट यहाँ से इनपुट करेगा और मान लीजिए 12 वोल्ट ये आउटपुट करता है तो 12 वोल्ट ये आउटपुट करेगा। अब 12 वोल्ट ये AC आउटपुट करेगा, ठीक है, DC आउटपुट नहीं करेगा। यहाँ पर हम फिर रेक्टिफायर लगाएंगे और फिर कैपेसिटर वगैरह लगा के इसको फिल्टर करके 12 वोल्ट प्योर DC इसको लेंगे। बाकी रेगुलेटर भी लगा सकते हैं प्योरिटी के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, IC वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो ठीक है, नॉर्मली आप 12 वोल्ट लेना चाहते तो यहाँ पर आप रेक्टिफायर लगा के आप कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट यहाँ से हमारी AC निकलेगी। तो बीच में जो है एक दूसरे से आपस में जुड़ी नहीं रहती हैं, ये घूमी, ये यहाँ से घूम गई और सेकेंडरी की ये घूमी यहाँ से, बस बीच में इसमें कॉइल के लच्छे रहते हैं आपस में, इसमें वेव क्रिएट होती है और ये ट्रांसफ़र यहाँ पर एनर्जी इसको करता है। तो इस तरीके के ट्रांसफार्मर का पूरा स्ट्रक्चर रहता है। जब हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे तो हमने ये देखिएगा, हमने ऐसे करके चेक करना होगा। देखिए लाइव और न्यूट्रल में हमने लगाना होगा, वहाँ पर हमें ओम्स या फिर वैल्यू कितने ओम्स यहाँ पर हैं वो शो कर जाएगा। और यहाँ पर हमने इस तरीके से चेक करना होगा, ये नहीं कि इधर का इधर पे चेक करना, नहीं, ये है। तो ये आपस में ये आउटपुट है, बोले तो आउटपुट ये सेकेंडरी सेक्शन है। तो वहाँ पर कितने ओम शो कर रहा है, 3 ओम्स, 2 ओम्स या 3 ओम्स शो कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर कितने ओम शो कर रहा है, यहाँ पर 9-10 ओम शो कर रहा है, यहाँ पर 9-10। ये आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं। देखिए ये नहीं जुड़ा है, ये आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ा है, ये आपस में नहीं जुड़ा है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर को हम टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझा दी हैं। और ये सिर्फ आप इसी सर्किट बोर्ड का नहीं बल्कि किसी भी सर्किट बोर्ड में आप इसको देख सकते हैं, शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर सर्किट बोर्ड इन्हीं कंपोनेंट्स से मिलके बना होता है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट बोर्ड है जिसमें अलग से कंपोनेंट देखने को मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। हाँ, रिले वगैरह भी रहती किसी में, यहाँ पर मेरी रिले वाली कोई सर्किट बोर्ड है नहीं। अगर आपके पास कोई है या आपको दिक्कत लग रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में या फिर आप मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझे शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के लिए वीडियो इतनी ही, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, इतनी मेहनत के लिए आप लोगों को इतना सिखाते रहते हैं। बाकी कमेंट आपने ज़रूर करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।